मॉर्निंग स्टूडेंट। सत्यम पब्लिक स्कूल राणोली के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले चैनल को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना कक्षा 10 साइंस का जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था टॉपिक के अंदर दर्पण। उस दर्पण से आज आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले हम दर्पण की छोटी सी जानकारी ले लेते हैं कि दर्पण की हमने पिछले टॉपिक के अंदर परिभाषा पढ़ी थी, उसके प्रकार पढ़े थे, फिर दर्पणों से संबंधित हमने परिभाषाएं देखी थी। दर्पण हमने दो प्रकार के पढ़े थे, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण। दोनों की परिभाषाएं देखी थी कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। ये अपना अवतल दर्पण है और ये अपना उत्तल दर्पण था। फिर हमने दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं पढ़ी थी कि दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं वक्रता केंद्र होती है, वक्रता त्रिज्या होती है। जैसे अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं, ये यहाँ डायग्राम है अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का ये डायग्राम होने पर ये होता है इसका वक्रता केंद्र, ये इसकी त्रिज्या थी, ये इसका ध्रुव था, ये यहाँ मुख्य फोकस एफ, और इन दोनों के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। ये चीजें हमने पिछले अध्याय के अंदर, हम पिछली क्लास के अंदर पढ़ के गए थे। आज हम बात करेंगे कि दर्पणों से प्रतिबिंबों का निर्माण कैसे होता है। दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए पहले मैं आपको दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के 4 नियम बता के गया था पिछली क्लास में कि दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के 4 नियम कौन कौन से थे। पिछली क्लास में हमने देखा था कि दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के 4 नियम में दोबारा रिपीट कर रहा हूं। पहला नियम यह था कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ये पहला नियम था कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। दूसरा नियम ठीक इसका विपरीत था। विपरीत यह था कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम कि जब कोई प्रकाश की किरण सीधी ध्रुव पर आपतित होती है, सीधी ध्रुव पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह उतने ही कोण के साथ सीधी निकल जाती है। और चौथा नियम हमने ये पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह उसी दिशा में लौट जाती है। ये 4 नियम दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के 4 नियम थे। अब इन चारों नियमों का उपयोग करके हमें दर्पण से प्रतिबिंबों का निर्माण करना है। दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण करते समय ध्यान रखना, पहला नियम हमेशा हमें लगाना है 6 स्थितियों से प्रतिबिंब बनाएंगे हम। 6 स्थितियों में से 5 स्थितियों के अंदर प्रतिबिंब वास्तविक बनेंगे, जबकि एक स्थिति के अंदर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। इन 6 स्थितियों के अंदर पहला नियम कंपलसरी हमें लगाना है, फिर दूसरा, तीसरा और चौथा कोई सा भी नियम लगा के हम प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वो कौन कौन सी स्थितियां होती है जिनसे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। पहले हम स्थितियां लिख लेते हैं कि कौन कौन सी स्थिति से प्रतिबिंब का निर्माण करना है। मैं यहां प्रतिबिंब से की स्थिति लिख रहा हूं, प्रतिबिंबों की स्थिति, प्रतिबिंब बिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति। 6 स्थितियां हैं। पहली स्थिति यह है कि जब वस्तु को आप बिंब भी कह सकते हो, बिंब, जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। दूसरी स्थिति है जब वस्तु सी व अनंत के बीच स्थित हो, अनंत के बीच स्थित हो। तीसरी स्थिति है जब वस्तु सी पर स्थित हो। चौथी स्थिति है जब वस्तु सी व एफ के बीच स्थित हो, सी व एफ के बीच स्थित हो। पांचवी स्थिति है जब वस्तु एफ पर स्थित हो, एफ पर स्थित हो। और छठवीं स्थिति है जब वस्तु एफ व पी के बीच स्थित हो, स्थित हो। ये 6 स्थितियां हैं अपने पास। इन 6 स्थितियों से हमें प्रतिबिंब का निर्माण करना है। अब बिंब की स्थिति आपके पास ये है। कभी एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछते हैं, आपको बिंब की स्थिति देते हैं कि दर्पण से निम्न स्थितियों के प्रतिबिंब बनाइए। आपको स्थिति दे दी कि जब वस्तु सी पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। अब इनका प्रतिबिंब कहां बनता है, जब वस्तु अनंत पर होती है उसका प्रतिबिंब
एफ पर बनता है, एफ पर। जब वस्तु सी व अनंत के बीच होती है तो इसका प्रतिबिंब सी व एफ के बीच बनता है, एफ के बीच। तीसरी स्थिति है सी पर, तो इसका प्रतिबिंब सी पर ही बनता है। चौथी स्थिति है सी व एफ के बीच, तो सी से दूर बनता है। पांचवी स्थिति एफ पर, इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अनंत पर। और छठवीं स्थिति है एफ व पी के बीच, एफ व पी के बीच दर्पण के पीछे की तरफ, दर्पण के पीछे की तरफ इसका प्रतिबिंब बनता है। ये 6 स्थितियां हैं अपने पास। 6 स्थितियों में हमें प्रतिबिंब का निर्माण करके देखना है। मैं एक दो प्रतिबिंब आपको बना के बताता हूं कि कौन सी स्थिति के अंदर प्रतिबिंब कहां बनता है। देखिए एक प्रतिबिंब बनाते हैं, जैसे मान लो सपोज करो हमारे पास ये है कि स्थिति दी थी हमें कि जब वस्तु सी व अनंत के बीच स्थित हो। सबसे पहले प्रतिबिंब बनाते हैं। ये प्रतिबिंब, ये दर्पण है, दर्पण से ये आपकी आ गई मुख्य अक्ष। अब हमें ये पता होना चाहिए कि सी क्या है, सी वक्रता केंद्र है, एफ क्या है, एफ मुख्य फोकस है, पी क्या है, पी ध्रुव है। हमें इस स्थिति का प्रतिबिंब बनाना कि जब वस्तु सी व अनंत के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब इन दोनों के बीच बनता है या नहीं बनता है, वो हमें देखनी है। अब इससे पहले आप ये 4 नियम आपको ध्यान रखने हैं। पहला नियम ये, दूसरा नियम हमने कहा था अभी ये वाला, तीसरा नियम ये वाला ध्यान रखना है, और चौथा नियम ये वाला ध्यान रखना है। इन चारों नियमों से हमें प्रतिबिंब बनाना है। तो ये आपका आ गया सी, ये आपका आ गया एफ। जब वस्तु सी व अनंत के बीच, ये आपका सी है, अनंत इधर जाओगे तो अनंत बहुत आगे तक है, तो आप यहां वस्तु मान लीजिए, ये आपकी वस्तु आ गई। पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। पहला नियम यहां से लगाइए कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समान, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। मुख्य अक्ष के समांतर आई, परावर्तन के पश्चात किसमें से होकर गुजर रही है, मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है। पहला नियम हमें लगाना ही लगाना है, कंपलसरी है। अब बात करते हैं दूसरे नियम की। दूसरा नियम क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यह आपका मुख्य फोकस है, सीधी की सीधी इस लाइन को मुख्य फोकस से होकर गुजारिए, ये मुख्य फोकस में गई, दोनों जहां मिलती है वहां आपका क्या बन रहा है, वहां आपका प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब कहां बना अपना, सी व एफ के बीच। यहां कहां आ रहा है, सी व एफ के बीच। इसका मतलब क्या है कि जब वस्तु प्रकाश केंद्र और अनंत के बीच स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। अब इसकी स्थिति लिखिए, स्थिति की प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है। पहली बात, प्रतिबिंब कैसा आ रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक। दूसरी बात, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, ऊपर से वस्तु थी नीचे प्रतिबिंब बन रहा है तो उल्टा बन रहा है। तीसरा, वस्तु से बड़ा है या छोटा, वस्तु से छोटा है। नाप लीजिए इसको स्केल लेके, ये वस्तु है, ये आपका प्रतिबिंब तो वस्तु से छोटा। चौथा कहां बन रहा है, सी व एफ के बीच। आपको ये 4 नियम, ये जो 6 प्रतिबिंब है, 6 प्रतिबिंबों का निर्माण ऐसे करना है। पहला नियम लगाना है। पहला नियम ये होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। हमने ये पहला नियम लगाया है, मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित करवाइए, मुख्य फोकस से होकर गुजारिए। दूसरा नियम हमने ये लगाया है कि मुख्य फोकस से होकर, ये मुख्य फोकस है, ये वाला इससे होकर दर्पण पर आपतित हो रही है तो परावर्तन के पश्चात किसके समांतर हो रही है, मुख्य अक्ष के। जहां दोनों मिलती है वहां हमारा क्या बन रहा है, प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। आप घर पे इन 5 स्थितियों की, ये हमने कर ली, ये बाकी जो 5 स्थितियां हैं, इन 5 स्थितियों को स्केल लेकर पेंसिल से इनका बनाने की ट्राई करना कि आपके पास प्रतिबिंब मैंने सामने लिख दिए हैं कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर होगी तो एफ पर बनेगा, सी व अनंत के बीच तो सी व एफ के बीच, वस्तु सी पर रखोगे तो प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा, सी व एफ के बीच तो सी से दूर। जो 5वीं स्थिति होती है एफ पर, उसका बनेगा अनंत पर। 6वीं स्थिति है एफ व पी के बीच, उसके दर्पण का पीछे की तरफ। शुरुआत की 5 स्थितियों में प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, जबकि 6वीं स्थिति में प्रतिबिंब आभासी बनता है। ये आपको प्रतिबिंब निर्माण करने हैं। क्लियर है।
कोशिश करना, घर पे ट्राई करना इनको बनाने की। नहीं बनते हैं तो फिर हम अगली क्लास के अंदर इनको फिर से देखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे के टॉपिक के अंदर। आगे का टॉपिक है दर्पणों के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी। दर्पणों के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी। दर्पणों के लिए, दर्पण के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी। इसके अंदर पहले दर्पण बनाते हैं। ये दर्पण है अपना, ये अपनी आ गई मुख्य अक्ष। अब ये है, ये अपना क्या है, ध्रुव। दर्पणों के लिए जो कार्तीय चिन्ह परिपाटी है उसके 3-4 मेन पॉइंट है। 3-4 मेन पॉइंट अपने को चिन्ह लगाने हैं। चिन्ह लगाना है प्लस और माइनस का। ये चिन्ह अपने काम में आएंगे दर्पण समीकरण के अंदर। जो दर्पण सूत्र है उसके अंदर हम जब आंकिक प्रश्न करेंगे तो ये चिन्ह हमारे काम में आएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि चिन्ह कौन सा लगेगा, कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अंदर चिन्ह कैसे काम में करते हैं। पहली बात, दर्पणों के लिए जो कार्तीय चिन्ह परिपाटी है उसका पहला मेन पॉइंट यह है कि मूल बिंदु ध्रुव P को मानते हैं। मूल बिंदु किसको मानेंगे? सभी दूरियां होगी वो कहां से मापी जाती है? ध्रुव से। सभी दूरियां ध्रुव P से मापी जाती है, इसलिए मूल बिंदु किसको मानते हैं? P को मानते हैं। पहला पॉइंट, मूल बिंदु P को मानते हैं। दूसरा पॉइंट लिख लो, सभी दूरियां P से मापी जाती है। P से मापी जाती है। अगर मूल बिंदु हमने किसको मान लिया? P को मान लिया, ध्रुव को मान लिया, तो सारी दूरियां किससे मापी जाएंगी? चाहे वो दूरी इधर की आए, चाहे इधर की आए, चाहे नीचे जाए, चाहे ऊपर, किससे मापी जाएगी? ध्रुव से मापी जाएगी, P से मापी जाएगी। तीसरी बात अगर हम करें तो है मुख्य अक्ष के समांतर दाईं तरफ की दूरी धनात्मक व बाईं तरफ की दूरी ऋणात्मक होती है। अब देखो, मुख्य अक्ष के समांतर, ये अपनी मुख्य अक्ष है, इसके समांतर मूल बिंदु क्या है? ध्रुव है। इसके दाईं तरफ ये साइड कौन सी है? दाईं है। ये साइड कौन सी है? दाईं। तो ये साइड कौन सी आई? बाईं साइड आई। तो दाईं तरफ की दूरियां किसमें होगी? पॉजिटिव, और बाईं तरफ की किसमें होगी? नेगेटिव। तीसरा पॉइंट ध्यान रखना है कि मुख्य अक्ष के समांतर दाईं तरफ की दूरियां धनात्मक होती है, जबकि बाईं तरफ की दूरियां ऋणात्मक होती है। चौथा पॉइंट, ये समांतर आ गई। अब करते हैं लंबवत। मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की तरफ दूरी धनात्मक व नीचे की तरफ दूरी ऋणात्मक होती है। ये रहा आपका मुख्य अक्ष। इससे ऊपर की तरफ की दूरी किसमें आएगी? धनात्मक आएगी। नीचे की दूरी किसमें आएगी? ऋणात्मक आती है। ये चौथी बात। लास्ट पांचवी बात हमें लिखनी है कि बिंब का मीन्स होता है वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है। बाईं तरफ रखी जाती है। ये मूल बिंदु है। ये साइड कौन सी है? दाईं तरफ है। ये साइड कौन सी है? बाईं तरफ। वस्तु हमेशा किस साइड में रखी जाएगी? बाईं तरफ रखी जाएगी। हमें इन 5 बातों का विशेष ध्यान रखना है। ये 5 बातें हमारे अभी हम सूत्र का 1/v + 1/u = 1/f जो दर्पण समीकरण है, दर्पण सूत्र है, उसमें हमें इन जरूरत पड़ेगी इनकी। तो आपको ये समीकरण ध्यान रखने हैं। दोबारा बोल रहा हूं, कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अंदर मूल बिंदु किसको मानना है? ध्रुव को। मूल बिंदु किसे मानेंगे? ध्रुव को। दूसरी बात, सभी दूरियां किससे मापी जाएगी? ध्रुव से। चाहे यहां कोई चीज है, ये दूरी ध्रुव से मापी जाएगी।
यहां कोई दूरी है, ये दूरी ध्रुव से मापी जाएगी। तीसरी बात है कि मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर दाईं तरफ की वस्तु किसमें होगी, धनात्मक होगी, और बाईं तरफ की किसमें होगी, ऋणात्मक होती है। चौथी बात कि मुख्य अक्ष के लंबवत, लंबवत ये रहा, ऊपर की तरफ की दूरी किसमें होती है, धनात्मक, जबकि नीचे की तरफ की दूरी किसमें होती है, ऋणात्मक होती है। लास्ट पॉइंट है, बिंब वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है। वस्तु हमेशा किस तरफ रखी जाती है, बाईं तरफ। ये बात कर रहे हैं हम अवतल दर्पण की। उत्तल दर्पण के अंदर वस्तु दाईं तरफ भी रखी जाती है, हमेशा मैंने लिखा है हमेशा, ये आप ध्यान रखना अवतल दर्पण के बारे में है। अगर उत्तल के बारे में होता है, ये मान लो उत्तल दर्पण है, तो इसमें वस्तु इस साइड में रखी जाती है, तो वो कौन सी तरफ हो गई, दाईं तरफ हो गई। तो आप ध्यान रखना बाईं तरफ अवतल दर्पण की बात करें। ये कार्तीय चिन्ह परिपाटी है कि कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अंदर कौन कौन से चिन्ह लगते हैं, दाईं तरफ धनात्मक, बाईं तरफ ऋणात्मक, ऊपर की तरफ धनात्मक, नीचे की तरफ ऋणात्मक। मूल बिंदु P वस्तु हमेशा किस साइड में रखते हैं, बाईं तरफ पे रखते हैं। ये है कार्तीय चिन्ह परिपाटी। अब बात करते हैं इसकी, ये क्या है, 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F, क्या चीज है। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र, ये हमने यहां डायग्राम बनाया, ये आ गया आपका P, ये दर्पण है। अब मान लो हमने वस्तु को यहां रखा है, तो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं U। ध्रुव से लेकर वस्तु की दूरी को बोलते हैं U। सपोज करें इसका प्रतिबिंब यहां बन रहा है, तो प्रतिबिंब से लेकर ध्रुव तक की दूरी को कहते हैं V। ये U, ये V। तीन चीजें ध्यान में रखनी है। U, ध्रुव P से बिंब की दूरी, बिंब या इसको बोलते हैं वस्तु की दूरी को किससे इंडिकेट करते हैं, U से इंडिकेट करते हैं। फिर आता है V, ध्रुव P से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, इसको इंडिकेट करते हैं V से। एक आता है F, इसको बोलते हैं फोकस दूरी, जो अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ी थी। डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि P और मुख्य फोकस F के जो बीच की दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ये तीन चीजें हैं। U का मतलब ध्रुव से वस्तु की दूरी या बिंब की दूरी कितनी होती है उसको इंडिकेट करते हैं U से। V, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी होती है उसको किसे इंडिकेट करते हैं, V से। बात करें F का मतलब होता है फोकस दूरी। इन तीनों के अंदर एक संबंध होता है, संबंध जिसको बोलते हैं 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। इसको दर्पण सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F, ये दर्पण सूत्र है। इसके माध्यम से हमें आंकिक प्रश्न निकालने हैं। आंकिक प्रश्न एग्जाम में आते हैं, आपको इनमें से दो, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, फोकस दूरी, तीनों के अंदर संबंध है 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। अब एग्जाम में आपको इनमें से दो चीजें देते हैं, एग्जाम में इनमें से आपको दो चीज दे देते हैं, एक चीज पूछते हैं। लग रहा है इजी लग रहा है, लेकिन अभी हमने जो कार्तीय चिन्ह परिपाटी बनाई थी उसके अकॉर्डिंग इन तीनों में प्लस माइनस लगाने पड़ते हैं। कार्तीय चिन्ह परिपाटी इसीलिए हमने पहले बनाई थी कि हमें पता चले कि U माइनस का आएगा या प्लस का, V माइनस का आएगा या प्लस का, F माइनस का आएगा या प्लस का। तो आंकिक प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, ये आंकिक प्रश्न हमें याद होनी चाहिए कि 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। ये संबंध है किसका, दर्पण सूत्र। ऐसे ही जब हम अपवर्तन परावर्तन के अंदर दर्पण सूत्र आता है, जब हम अपवर्तन पढ़ेंगे तो उस समय आएगा लेंस सूत्र। वो ऐसा का ऐसा आएगा, बस उसके अंदर क्या आएगा, माइनस आता है। क्या आता है, माइनस 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। तो हम इनके आंकिक प्रश्न जब लेंस सूत्र पढ़ेंगे तो दोनों के आंकिक प्रश्न साथ पढ़ेंगे। अभी केवल सूत्र ध्यान रखें, 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। ये कौन सा है, दर्पण सूत्र है। ये हमें बात ध्यान रखनी है। देखो स्टार्टिंग हमने की थी परावर्तन से, किससे की थी, परावर्तन से की थी।
परावर्तन से की, तो हमने सबसे पहले परावर्तन की परिभाषा पढ़ी, परिभाषा के बाद में हमने देख लिया उसके नियम, नियम के बाद में हमने पढ़ लिए उसके प्रकार, प्रकार पढ़ने के पश्चात हम आए दर्पण के पास, दर्पण की परिभाषा पढ़ी हमने, परिभाषा के बाद में उसके प्रकार पढ़े, फिर दर्पणों से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं थी वो परिभाषाएं, फिर दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम, प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़े, प्रतिबिंब बनाने के नियम, प्रतिबिंब बनाने के नियम के पश्चात हमने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग पढ़ लिए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग पढ़ने के पश्चात हमने दर्पणों के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी पढ़ी, कार्तीय चिन्ह परिपाटी पढ़ने के पश्चात हमने दर्पण सूत्र पढ़ लिया। ये इतना काम किसका हो गया? परावर्तन का। अब इससे आगे स्टार्ट करेंगे हम क्या? अपवर्तन। इससे पहले अपवर्तन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका एक आंकिक प्रश्न बता देता हूं। आंकिक प्रश्न क्या है, कैसे आएगा, वो आंकिक प्रश्न मैं आपको नोट करके बता देता हूं कि आंकिक प्रश्न एक हम यहाँ एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे, उसके पश्चात एग्जाम्पल लिखने के पश्चात हम देखेंगे कि कैसे इन दोनों के मान इंडिकेट किए जाते हैं, किसके प्लस लगाते हैं, किसके माइनस लगाते हैं। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि एक एग्जाम्पल लिखते हैं, हम एग्जाम्पल कर रहे हैं, एग्जाम्पल के अंदर है कि कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी, कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने, के अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर, 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। यह आपके सामने प्रश्न है कि कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। आइए इसको करते हैं, हल करते हैं इसको। आंसर, दर्पण नाम आ गया अपने पास, इसका मतलब सबसे पहले अपना सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यह आपका सूत्र है। सबसे पहले लिख लो, दिया गया है, क्या क्या दिया अगले ने? दिया गया है कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी, इसका मतलब क्या है? ये v है प्रतिबिंब की दूरी, u है बिंब की दूरी, f क्या है? फोकस दूरी। यहां अगला कह रहा है कि 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी, इसका मतलब f कितना दिया अगले ने आपको? 18 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। बिंब है कितनी सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है? 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। प्रश्न में क्या पूछ रहा है? प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब v की स्थिति। अब बात करें कि साहब इनके प्लस कैसे लगाए, माइनस किसके लगाए। हमने अभी इससे पहले पढ़ी थी कार्तीय चिन्ह परिपाटी। कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग आपको दो चीजों का ध्यान रखना है, इन तीनों के आपको प्लस माइनस लगाने हैं। ध्यान रखना सबसे पहले यू का मतलब बिंब की दूरी या वस्तु की दूरी, चाहे आपके पास अवतल दर्पण नाम आए चाहे उत्तल दर्पण नाम आए, वस्तु हमेशा किस में आती है? माइनस में आती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि वस्तु हमेशा किस में आती है? माइनस में। चाहे आपके पास अवतल दर्पण आए चाहे कौन सा दर्पण आए? उत्तल दर्पण। फिर बात करें एफ, फोकस दूरी की, एफ की फोकस दूरी, ध्यान रखना जहां पर अवतल नाम आ जाता है, अवतल, वहां फोकस दूरी हमेशा माइनस में होती है, और जहां पर भी उत्तल नाम आ गया
वहां फोकस दूरी हमेशा किसमें होती है? प्लस में। इन दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। यू हमेशा माइनस में रखनी है, चाहे उत्तल नाम आए चाहे अवतल आए। एफ एफ अगर अवतल नाम आ जाए तो एफ किसमें होगी? माइनस में। उत्तल नाम आ जाए तो किसमें होगी? प्लस में। चलिए चिन्ह लगाइए इनके। एफ दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। कौन सा दर्पण था? अवतल। अवतल की एफ किसमें बताई? माइनस में। इसका मतलब 18 किसका आएगा? माइनस का। यू है, मैंने कहा यू हमेशा किसमें आती है? माइनस में। दोनों की क्या लग गया? माइनस। अब इसको सरल करते हैं। पूछा क्या है? v। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f अपना सूत्र है। अपने को पूछा v, u को उधर ले जाइए। 1/v बराबर 1/f। u उधर आते किसका हो गया? माइनस का 1/u। मान रखते हैं इनमें 1/f कितना आपके पास? 18 माइनस का 18। ये माइनस का चिन्ह। u कितना है? माइनस का 27। ये माइनस का 27। सरल करते हैं इसको। 1 माइनस का 18 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 1/27। लघुत्तम कितना है इसका? 54। 1/v बराबर है, ये 1/v बराबर चल रहा है। लघुत्तम 54 आया। 18 का भाग कितनी बार? 3 बार। 3 को 1 से गुणा किया तो माइनस का 3 प्लस 27 का भाग कितनी बार गया? 27 गुणा 54। 2 को 1 से गुणा किया 2। कितना आ गया? 1/v बराबर आया है माइनस का 1/54। माइनस का 1/54। इसको उल्टा कीजिए। 1/v बराबर माइनस का 1/54 है तो v बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 54 सेंटीमीटर। अपना मान कितना आया है? प्रतिबिंब की स्थिति कितनी? माइनस का 54 सेंटीमीटर। ऐसे ये क्वेश्चन करने हैं। ये जब हम लेंस सूत्र पढ़ेंगे तो आगे और पढ़ेंगे। इससे पहले आप घर पे इनकी ट्राई कीजिए कि बुक के अंदर आपके पास प्रश्न है, उन प्रश्नों को हल करना। थैंक यू।